दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आ गया हूं आप लोगों को एक यूनिक खेती दिखाने के लिए। और ये एक ऐसी यूनिक खेती है, ना तो जानवरों से कोई परेशानी होने वाली है, ना इसमें लागत ज़्यादा होती है। और हम जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं गेहूं, गन्ना, धान वगैरह की, उससे आमदनी इसमें कई गुना ज़्यादा होती है। जी हाँ, कई गुना ज़्यादा आमदनी होती है। और एक छोटा सा किसान 5 बीघा 10 बीघा यानी कि 1 एकड़ या 2 एकड़ वाला किसान भी लाखों कमा सकता है। तो मैं इस खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे लगाई जाती है, कैसे इसकी पैदावार होती है और कैसे इसको बेचा जाता है और कैसे आप नोटों में खेल सकते हैं। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं जो इस खेती को करते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम आपको मिलवाते हैं राठौड़ जी से, और राठौड़ जी ने ये खेती को कर रखा है, तो ये पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत जी। स्वागत किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ जी। औषधि फसलों में सफ़ेद मूंगफली, शतावर, सर्पगंधा, अश्वगंधा आदि इन्हीं सभी जड़ी बूटियों की खेती काफ़ी समय से कर रहा हूँ। जी जी जी। तो सर आज हम बात करते हैं शतावर की खेती के बारे में। जी सर। तो मेरी एक वीडियो पहली बनी हुई है शतावर के लिए, तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। जी सर। तो आज मैं सभी सवालों का जवाब किसान भाइयों आपको देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे जो राठौड़ साहब हैं वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील और बहुत अनुभवी किसान हैं, जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सर आप ये बताइए हमें, जैसे शतावर की खेती हम करते हैं, तो पहले तो आप ये बता दीजिए जो हम वैसी खेती करते हैं उन खेतियों से इसे करने में कितनी ज़्यादा आमदनी होती है। देखिए सर जी, परंपरागत खेती की बात करें अगर हम, तो परंपरागत खेती से शतावर की खेती कम से कम 4 से 5 गुना आगे चलती है। जी जी जी। लोग इसमें डरते हैं कि भाई 18 महीने की फसल है। जी जी जी। 18 महीने की फसल होने से कोई नुकसान नहीं होता जी, बल्कि फायदा ही होता है। अच्छा जी। जो हम परंपरागत खेती करती हैं, जो हमारी 5 महीने की 6 महीने की फसलें होती हैं जी, उनमें हर हार्वेस्टिंग के बाद हमको दोबारा से खेत की तैयारी में उसकी पलेवा है, जुताई है, फर्टिलाइजर है, लेबर है जी, उसमें इतना पैसा खर्च होता है कि उसमें लागत कॉस्ट हर बार 18 महीने में 3 बार हो जाती है। तो इसका मतलब आपके कहने का ये है कि अगर 18 महीने की फसल है, तो जो हमारी बीच में लागतें लग रही हैं और खेतियों में, इसमें लागत नहीं लगेगी तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। इसमें लागत केवल हमको एक बार ही लगानी है जी। एक बार ही हम लोग खेत को तैयार करना है, प्लांटेशन कर दिया और प्लांटेशन करने के बाद उसमें कोई लागत नहीं है। बिल्कुल। तो सर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो तैयारी होती है वो होती है खेत की। जी सर। तो किस तरह की मिट्टी में ये लगाई जाती है और खेत को कैसे तैयार किया जाता है? देखिए, खेत को तैयार करने के लिए तो जैसे अन्य फसलों के लिए हम, जैसे हमारा आलू है जी या अन्य भी फसलें हैं, इस तरह से अच्छी खेत की जुताई होती है जी, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है। बिल्कुल। तो इसको खेत तैयार करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है जी कि जो ऑर्गेनिक खाद है वो ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करनी है। अच्छा जी। जैसे देसी गोबर की खाद है, जी जी, बर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल, या कंपोस्ट लीप है, हरी जो बेचा वाली खाद है जी। क्योंकि ये फसल हमारी 18 से 20 महीने खेत के अंदर रहती है। जी जी। तो इसकी जो बेसल डोज है, तो बेसल डोज का हमको विशेष ध्यान रखना है जी। बेसल डोज में इसको हमें पहली बार में ही पर्याप्त भरपूर भोजन पौधे के लिए देना है जी जी। क्योंकि बाद में एक बार प्लांटेशन होने के बाद में वो भोजन पौधे को नहीं हम दे सकते हैं ऊपर से। तो इसलिए सड़ी गली गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली हमको जरूर डालनी चाहिए जी। उसके अलावा जैसे बर्मी कंपोस्ट है जी, या जो मुर्गी फार्म वाला जो बीट होती है मुर्गियों की, वो बहुत अच्छा काम करती है जी। तो उसको सारे फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक होते हैं उसको हम खेत में मिला के अच्छी तरह खेत की गहरी जुताई करें जी, भुरभुरी मिट्टी बना लें जी। उसके बाद इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इस तरह से कूड़ निकाले जाते हैं। तो सर ये जो आपने लगा रखी है, इसे हम प्लेन जमीन में लगा सकते हैं या गुल बनाकर ही लगानी पड़ेगी? इसको प्लेन जमीन में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कंद वाली फसल है जी। और जो भी कंद वाली फसल होती है उसको हमेशा मतलब मेड़ पर या डोल पर ही लगाना चाहिए। प्लेन जमीन में उसकी जड़ों को ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त जगह और भुरभुरी मिट्टी नहीं मिलती है जी। लगाने को हम लगा देंगे तो पौधा तो हो जाएगा जी, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं आएगा। मतलब जो प्रोडक्शन हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। तो सर ये गूल बनाने का कोई स्पेशल तरीका होता है, या गूल बनाने के लिए हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? गूल बनाने के लिए कोई ऐसा स्पेशल इक्विपमेंट नहीं होता है। जो हमारे किसानों के पास आलू बोने की जो मशीन होती है, उसी मशीन से ये बना हुआ है जी, उसी से बनता है। या कूड़ खींचने की अलग से भी मशीन बनती है जो बिना आलू वाली है, वो किसान जानते हैं, सभी किसान
उनके पास होते हैं या वो बनवा भी सकते हैं। एक बार में 2 बेड बनाती है वो मशीन। अच्छा जी। और 4 वाली भी आती है, जिस तरीके की आपके पास मतलब जैसे भी चाहे वैसे गोल बना ले बहरहाल। मतलब कहने का मतलब जो है, जो हमको जिस जगह पर प्लांटेशन करना है, जहाँ पौधा लगाना है, वो स्पेस जो है जमीन से थोड़ा उठ के होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पानी भरने से भी इसमें कोई दिक्कत होती है? जी हाँ, पानी भरने से दिक्कत होती है, इसीलिए इसको हम बेड के ऊपर लगाते हैं, यानी खूंट के ऊपर लगाते हैं। अगर जैसे बरसात होती है हमारे खेत में और जल भराव थोड़ा बहुत होता भी है जी, तो वो जल भराव क्या है कि नालियों में पानी भरा रहेगा, हमारे पौधे की जड़ तक पानी नहीं जाएगा, और जड़ में नहीं जाएगा तो पौधा हमारा सुरक्षित बना रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब पानी खेत में ओवर हो जाता है तो नालियों के द्वारा पानी को हम दूसरे खेत में या निचले इलाके में निकाल भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पे पानी ना भरता हो। जल भराव वाली जमीन का चुनाव कभी नहीं करें। जल भराव वाली जमीन पर शतावर की खेती हरगिज न करें जी। ऊंचा खेत होना चाहिए, पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी को ये बिल्कुल सहन नहीं करती है, कंद वाली फसल है। बिल्कुल। तो सर दूसरा ये है कि इसके लगाने का जो समय होता है वो कौन सा समय रहता है? लगाने का समय तो सर जी इसका सबसे उपयुक्त समय तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने ये लगाने के सबसे बेस्ट टाइम होता है। अच्छा जी। इन्हीं महीनों में शतावर का प्लांटेशन करना चाहिए। वैसे लगाने को हम इसको फरवरी और मार्च में भी लगा सकते हैं जी। और फरवरी मार्च का प्लांटेशन है वो भी बहुत बम्पर उत्पादन देता है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि फरवरी और मार्च का जो मौसम होता है बसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं जी जी जी। बसंत ऋतु में किसी भी पौधे का हम प्लांटेशन करते हैं तो उसका जो विकास है, उसकी जो ग्रोथ है जी जी, उसका जो सर्वाइव रेट है वो बहुत अच्छा रहता है जी। तो सर जैसे हमने खेत की तैयारी कर ली, गूल बना ली जी सर, और खेत का हमने ये चयन भी कर लिया कि ऊंचा खेत है और बिल्कुल सब चीज हमारी परफेक्ट हो गई जी। अब बारी आती है इसके रोपण की जी, तो वो किस तरह से हमें रोपना है और ये पौधा रोपा जाता है या इसकी बीज लगता है, उसके बारे में बताइए। देखिए कोई भी पौधा बनता तो बीज से ही है। वही रिपीट करो सवाल। अच्छा, तो सर जैसे खेत की तैयारी हो गई पूरी तरह से, अब जब हमें इसे लगाने की बारी आती है तो क्या ये बीज से लगती है या इसका पौधा लगता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो सर जी, बीज से तो सभी पौधे बनते हैं जी, जिसका पौधा भी बीज से ही बनता है। अच्छा जी। पहले इसकी नर्सरी हम डालते हैं अप्रैल के महीने में जी, और नर्सरी डालने के बाद ये 90 से 100 दिन में नर्सरी इसकी तैयार होती है जी। जब पौधा हमारा 7 से 8 इंच का 9 इंच का हो जाता है जी, तब तक उसकी उम्र 90 दिन 100 दिन हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद हम मेन जो नर्सरी है वहाँ से पौधे को उखाड़ के अपने जो मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं जी। इसके लिए मेथड होता है 2x1.5 का। अच्छा, अब जैसे ये मेरा आपने बेड दिखाई दे रहे हैं जी, ये बेड मेरे जो बने हुए हैं इसमें अगर हम पौधे से पौधे की दूरी नापें तो 1.5 फीट होती है और लाइन से लाइन की दूरी नापेंगे तो 2 फीट होती है। 1.5x2 का जो इसका मानक है वो सबसे बढ़िया उपयुक्त मानक होता है। मतलब जो स्टैंडर्ड मानक है वो 1.5x2 का है जी। तो सर 1.5x2 पर अगर हम इसकी पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग कितना पौधा हमारा आ जाता है? 1.5x2 का जो मानक है वो सबसे बढ़िया मानक होता है। इस मानक से अगर हम पौधे लगाएंगे तो हमारे 1 एकड़ में 11,000 के लगभग पौधे लगते हैं। अच्छा जी। हाँ, और बीघा की बात करें तो 1 बीघा में लगभग 2200 पौधे। अच्छा जी। तो 1 एकड़ में आपके यहाँ कितने बीघे हैं? क्योंकि बीघा अलग अलग जगह में अलग अलग है। हमारे क्षेत्र में 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं, यानी 20 डेसिमल का हमारा 1 बीघा होता है, और 1 एकड़ में 100 डेसिमल होते हैं। तो बिल्कुल जी। तो सर जैसे हमने पौधे की रोपाई कर दी, फिर उसके बाद हमें तुरंत किस चीज का ध्यान रखना है? मतलब पानी कब देना है या खाद कब देना है, उसके बारे में आप बताइए। इसके लिए जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, जिस समय हमें पौधे की रोपाई करनी है बिल्कुल, तो सबसे बड़ी सावधानी ये हमें रखनी है कि जब हम पौध को खेत में लगाएं जी, तो सबसे पहले तो पौध को क्या है 10 मिनट के लिए किसी अच्छे फंगीसाइड के घोल में इसकी जड़ों को ड्रिप करके रखें। अच्छा जी। जिससे पौधा लगाने के बाद मिट्टी में जाने के बाद हमारे पौधे के अंदर कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया ना असर करे जी। उसके बाद फंगीसाइड से उसको ट्रीट करने के बाद ही खेत में लगाएं। लगाते समय पौधे को जब हम बेड के ऊपर लगाते हैं उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि पौधे को उल्टा सीधा न घुसते, टेढ़ा न लगाएं जी, ज्यादा गहराई में न लगाएं जी। इसकी फिंगर को हाथों से पकड़ के बिल्कुल फिंगर जिसमें 5, 6, 4 फिंगर जो होते हैं पहले से मौजूद होते हैं, उनको बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल खड़ा और बिल्कुल सीधा लगाएं। पौधे को 2 इंच से ज्यादा गहराई में न लगाएं जी। ऐसा नहीं करें, कुछ लोग 5 इंच 4 इंच गहरा, इतना गहरा पौधा पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो उसमें प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी। हाँ, वो फिर जड़ ज्यादा गहरे में पहुंच जाती तो उसका कंद विकसित नहीं हो पाता। तो पौधे को ज्यादा से ज्यादा 2 इंच 2.5 इंच की गहराई पर ही लगाएं। फिंगर को बिल्कुल सीधा रखें जी। जैसा नहीं फिंगर की जड़ें पौधे की उलट के ऊपर को आ
जाएं, इस तरह नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से पौधे को पकड़ना है। मतलब लगाने का एक तरीका सीख लें पहले किसान भाई। सीधा का सीधा ही पौधे को, बिल्कुल जड़ भी सीधी रहनी चाहिए, पौधे का फिंगर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और पौधा बिल्कुल 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल खड़ा लगाना है। बिल्कुल। तो सर उसके बाद हमें पानी कब देना है? उसके बाद पानी हमको तुरंत ही लगाना है, जैसे आगे आगे प्लांटेशन होता जा रहा है और पीछे पीछे हम एक पौधे में 1 गिलास पानी यानी 250-300 ग्राम पौधे में पानी हाल की हाल डालते जाए। मतलब गिलास से पानी देना है, ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में चलाना है। गिलास से डालने, मग्गे से डालने, केवल उतना ही पानी पर्याप्त है। बिल्कुल। उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम पूरे खेत में पानी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सर 18 महीने में लगभग कितने पानी की इसे जरूरत पड़ती है? अब सर जी ऐसा है, 18 महीने में, ये बरसात के 4 महीने तो इसमें पानी देना ही नहीं होता है। जी। अभी आपका जैसे जून के लास्ट में बारिश शुरू हो जाती है 15-20 जून से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक और कभी कभी अक्टूबर तक बारिश होती रहती है। जी। तो इस समय में तो पानी बिल्कुल नहीं देना पड़ता। वैसे भी ये ऐसी फसल है जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ये ज्यादा पानी की जरूरत इसको नहीं है जी। उसके बाद हमको सर्दियों के महीनों में महीने में 1 बार पानी और गर्मियों के महीने में 2 बार पानी। तो अगर टोटल हम लगाएं तो 4 या 5 पानी की ही जरूरत है 18 महीने में हमारे द्वारा पड़ेगी? 4-5 पानी तो नहीं सर जी, खैर फिर भी करीब 10 पानी में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो सर अब बात करते हैं कि आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है कि हम कोई नई खेती कर रहे हैं तो जानवरों का बड़ा नुकसान आजकल देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है, जानवरों का कितना नुकसान है? इसमें जानवरों का कोई नुकसान नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको कोई जानवर खाता नहीं है, जैसे आप देख ही रहे हैं। ये झाड़ीदार पौधा है जी, और इस पौधे के अंदर शुरू से एंड तक हर जगह कांटा होता है जी। बिल्कुल। अब ये देखिए, इसमें हर जगह कांटा है। हाँ। तो कांटा होने की वजह से गाय, भैंस, बकरी, नीलगाय या जो भी पालतू हो या जंगली हो, कोई भी जानवर इसको नहीं खाता है जी। तो सर बात करते हैं इसके उत्पादन की जी। और पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सतावर एक ही तरह की होती है या इसमें कुछ वैरायटियां भी होती हैं? इसमें वैरायटियां होती हैं जी। सतावर मूल रूप से हमारे देश में 2 प्रकार की पाई जाती है जी। एक होती है देसी सतावर जी, जो व्हाइट कलर की होती है, सफेद रंग की सतावर होती है जी, जिसको देसी सतावर भी कहते हैं जी, जंगली सतावर भी कहते हैं, जंगलों में अपने आप उगती है। उसका पौधा एक बेल के रूप में होता है जो किसी दूसरे पौधे के सहारे पर चढ़ता है, स्वयं अपने आप खड़ा नहीं रह सकता। वो एक बेल रूप पौधा होता है और बहुवर्षीय पौधा होता है, जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है। तो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी पौधा जीवित रहता है और एक बेल के रूप में दूसरे किसी बड़े पौधे पर, जैसे ये पौधे बड़े बड़े यूकेलिप्टस के के ऊपर चढ़ जाएगा। और ये दूसरी वैरायटी हमारी जो लेटेस्ट वैरायटी है, इसको कहते हैं हम पीली नेपाली सतावर। अच्छा जी। इसका पौधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है 90 डिग्री पर। इसको किसी दूसरे पौधे की, किसी की सहारे की जरूरत, जैसे आप पूरा खेत देख सकते हैं अपने आप पौधा खड़ा हुआ है, यानी बेल के रूप में पौधा नहीं है, ये अपने आप सीधा ही खड़ा रहता है। और इसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा वही 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट तक जाती है। 3 फुट से ज्यादा बड़ा पौधा ये नहीं होता। अच्छा जी। तो सर अगर हम उत्पादन की बात करें तो जो देसी वाली आप बता रहे हैं उसमें उत्पादन ज्यादा होगा या इसमें उत्पादन ज्यादा होगा? इसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है पीली नेपाली में, उसका रेट भी डबल टिबल रहता है उससे। अब जैसे हम देसी की बात करें तो देसी का रेट 25,000 से 30,000 रुपए से ऊपर कभी नहीं जाता है जी। और मूल रूप से जो देसी सतावर होती है तो वो गाय भैंसों को खिलाने के लिए ज्यादा काम आती है। अच्छा जी। इंसानों के यूज में जो पीली नेपाली सतावर है, जो आपके जिस मेरे खेत में खड़े हुए हैं, ये वाली पीली नेपाली है, इंसानों के खाने की है। और उससे देसी वाली से इसका रेट हमेशा डबल पे रहता है। वो बिकती है 30,000 तो ये बिकती है 60,000। अच्छा जी, मतलब इतना ज्यादा अंतर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, डबल का अंतर। अगर हम आज की बात करें तो इसका क्या रेट चल रहा होगा? आज की बात करें तो सर जी अभी इसका रेट अभी भी 55,000 से 60,000 के बीच में आज की तारीख में भी चल रहा है। वैसे अभी बीच में तो बहुत 65,000 70,000 रुपए तक बिकी है। जी जी जी। लेकिन फिर मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता, थोड़ा नीचे उतार में आ गई है तो 55-56,000 से लेकर 60,000 तक आज भी। तो सर देखिए, जो मेन चीज होती है, कोई भी किसान अगर किसी फसल को करना चाहेगा या आप भी कोई बिजनेस भी करना चाहेंगे तो जो मेन काम होता है वो होता है ये पैसा। सही है सर। अब ये उत्पादन कितना दे देगी? जैसे आप बता रहे हैं कि 11,000 पौधे लगे हुए हैं तो एक पौधे से हमें कितना मिल जाएगा या टोटल खेत से कितना मिल जाएगा? और इसका उत्पादन लेने के लिए किसान को आगे सुखाने का प्रक्रिया और वो सब क्या रहती है, वो आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसको देखो, उत्पादन क्या तो ऐसा है सर जी, किसान की मेहनत के ऊपर और किसान के खेत के ऊपर है। किसान का खेत कितना बढ़िया है, बिल्कुल, उसने उसमें लागत कितनी अच्छी लगाई है, उसमें मेहनत कितनी की है, कितने ध्यान से देख रेख की है। मिनिमम में आप बता दीजिए। मिनिमम में मान के चलिए इसका जो एकड़ का उत्पादन होता है तैयार बिल्कुल ड्राई मटेरियल का 20 क्विंटल से 25 क्विंटल मैक्सिमम जाता है। तो यदि हम 25 क्विंटल भी पकड़ लेते हैं और मिनिमम 50,000 रुपए क्विंटल भी अगर हमारा बिक जाता है तब भी लगभग 12-12.5 लाख रुपए का माल तब भी निकलेगा जी। उसमें से अगर हम पूरी A to Z लागत घटा भी देते हैं तो इसकी जो लागत होती है वो शुरू से लेके एंड तक जी 1-1.25 लाख रुपए से लेके मोस्टली
1.5 लाख रुपए तक जाती है बस। 1.5 लाख से ऊपर 1 रुपया जाएगी नहीं जी 1 एकड़ की लागत जी। तो सर अब बात आती है कि किसान भाइयों ने पैदा भी कर लिया इसको और तैयार भी कर लिया, सुखा भी लिया जी। अब ये बेचेंगे कहाँ? ये बेचेंगे, दिल्ली में बिकती है खारी बावली में जी, लखनऊ में इसकी मार्केट है, सादतगंज में जी, कानपुर में है मसाला मार्केट जी, नीमच है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी औषधि मंडी है जी जी। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली, बदायूं, इस पूरे क्षेत्र में सतावर के इतने व्यापारी हैं जो गांव-गांव घूम के घर घर मतलब कहने के ये कि बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से ही बिकती है सर जी। एक बार केवल व्यापारी को मालूम पड़ जाए कि फलाने गाँव में फलाने व्यक्ति के पास सतावर है, वो व्यापारी खुद किसान के घर जाता है, उसका माल घर पे देखता है और घर से ही उठा के ले जाता है। सर आप बताइए आप क्या सहायता करेंगे किसानों की, आप लगवाने में और बिकवाने में? लगवाने में तो सहायता मैं ये कर सकता हूँ किसान की, किसान मुझसे नर्सरी ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मैं पूरी उनको जानकारी भी दे दूंगा, नर्सरी भी उपलब्ध करा दूंगा। अच्छा जी। मैं ट्रेनर भी हूँ तो मैं इनकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं तो मैं उनको पूरी ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। यानी सतावर का A to Z काम उनको शुरू से एंड तक पूरा सीखना है। अगर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल तो मैं उनको A to Z काम सतावर का, सर्पगंधा का, सफेद मूसली का, सुगंधा का सारे काम सिखाता भी हूँ। अच्छा। अब जो किसान जागरूक हैं वो समझ रहे हैं, वो मतलब परंपरागत खेती को छोड़ के औषधि खेती में या मॉडर्न खेती में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमें ये थोड़ा सा जानना है कि वीडियो पूरा देश देख रहा है। जी सर। अभी आपने बताया कि मैं नर्सरी उपलब्ध कराता हूँ, तो क्या दूर दूर के किसान आपसे कैसे नर्सरी लेंगे? क्या ऑनलाइन का कुछ आपने कर रखा है या डिलीवरी का कैसे? नर्सरी मैं पूरे इंडिया में कहीं भी देता हूँ, कहीं भी दे सकता हूँ जी। उसका एक सिस्टम है। सबसे पहले नर्सरी किसान कहाँ से बोल रहा है, कहाँ का रहने वाला है, अपना नाम पता मुझे बताए, मेरे से फोन से संपर्क करे, पौधे की अपनी बुकिंग कराए। बिल्कुल। पौधा बुकिंग से मिलता है क्योंकि ये सूखे बीज का काम नहीं है, प्लांट है तो प्लांट जीवित प्लांट है। बिल्कुल। किसान का खेत बिल्कुल तैयार होने के बाद ही यहाँ से नर्सरी उखड़ती है, सीधे किसान से खेत पर सीधी जाती है। अच्छा जी। तो पौधा पहले बुकिंग कराना होगा, 50% पेमेंट पहले जमा करना होता है जी जी। उसके बाद किसान का जब खेत रेडी हो जाएगा, किसान मुझसे बोलेगा सर जी अब मुझे नर्सरी दे दो, मेरा खेत तैयार है, तो उसी दिन किसान के सामने ही खेत से नर्सरी उखड़वा के मैं सीधा बेचता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसान की ले जाने की स्वयं की होती है जी। वो अपने जैसे भी ले जाना चाहे वैसे ले जा सकता है, मैं अपने खेत से पौधा उनको दूंगा जी। अगर वो बाहर का व्यक्ति है, वो यहाँ किसी को नहीं जानता है, वो कहे सर मेरे पहुँचाने की व्यवस्था कर दो, तो हम उसको अपने वाहन से पहुँचाने की व्यवस्था भी कर देंगे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो किसान को देना पड़ेगा जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी यूनिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी और बहुत वाकई में ये माला माल करने वाली खेती है। तो देखिए किसान भाइयों, आज आपने सतावर के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और अगर कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, हम दोबारा से हाजिर हो जाएंगे जानकारी देने के लिए। तो सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार सर।